हम्म। सबसे पहला मुझे बताओ, आइसले क्या रहता है? आइसले, आइसले क्या है? पढ़ाई किया क्या सबने? नहीं। आइसले क्या है? आइसले क्या है? इसका भी आंसर नहीं आ रहा है। पढ़ाई करते हो क्या? नहीं। पैसेज बिटवीन फिक्चर्स, ओके बराबर है। बाद में पीओएस टर्मिनल, पीओएस टर्मिनल क्या है? फुल फॉर्म क्या है पीओएस का? आज पढ़ाई किया नहीं किसने, या खाना नहीं खाया? क्या हो गया? या तो पढ़ाई नहीं किया या पढ़ाई किया रहेगा तो खाना नहीं खाया रहेगा। याद नहीं आ रहा है। बादाम खाने का रात को ध्यान में रहता है। आंसर नहीं आ रहा है, क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स, उधर क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स पे क्या होता है? कौन सा चीज होता है? किसी का आंसर नहीं है। पढ़ाई नहीं किया, कैसे जॉब मिलेगा? इंटरव्यू में तुम लोग फेल हो जाओगे। आंसर ही नहीं दे रहे। क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल्स की जगह? क्या होता है? इतना सिंपल इंग्लिश मैंने लिख के दिया है तुम लोग को, पढ़ा नहीं ना। फिर इतना टाइम दिया था, कल का सुबह का लेक्चर था, आज रात का लेक्चर है। 1.5 दिन था, 1.5 डे। 1.5 डे में पढ़ाई नहीं किया। इसको भी आंसर नहीं आ रहा है। आवाज सुनने को आ रहा है ना? ये तो बाद में आएगा, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज वाइब्रेट हो रहा है। क्या तुम लोग पढ़ाई नहीं करते? कितना टाइम हो गया, आंसर ही नहीं आ रहा है। 2 मिनट हो गए। एक इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ सेल्स में क्या होता है? नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन गया तुम लोग का। फिर कस्टमर सर्विस डेस्क क्या है? कस्टमर सर्विस डेस्क उधर क्या होता है? आंसर ही नहीं आ रहे। नहीं, इजी क्वेश्चन है। कॉमन सेंस की बात है, आप कॉमन सेंस भी नहीं यूज कर रहे। मैं लेक्चर बंद कर देता हूँ और बोल देता हूँ इंटरव्यू में मत लो इन लोगों को, ये पढ़ाई नहीं करते, कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये कुछ आंसर आया। प्लेस वेयर कस्टमर्स कंप्लेंट। कस्टमर लोग कंप्लेंट करते हैं, और क्या करते हैं? सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। हमेशा कंप्लेंट करते रहे, करते रहेंगे, और कुछ नहीं करते। और क्या करते हैं कंप्लेंट के अलावा? और क्या है? और क्या करते हैं? मैंने परसों तुम लोग का क्या लिया? मैंने क्या लिया?
बैच नहीं है बराबर। मैं बोल दूं क्या? मत लो उन लोगों को, बोल देता हूँ उनको जॉब पे मत लो। उधर अगर फीडबैक, और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ क्वेरी, क्वेश्चंस पूछते हैं उधर। तो कंप्लेंट, क्वेरी और फीडबैक, ये तीन चीज़ें उधर दी जाती है। बाद में स्टोर एग्जिट क्या है? स्टोर एग्जिट, स्टोर एग्जिट क्या है? स्टोर एग्जिट, स्टोर एग्जिट, अरे इतना टाइम लगाओगे तो एग्जाम कब खत्म होगा अपना? स्टोर एग्जिट मतलब शेल्फ। मेरे को हार्ट अटैक आके मैं गिर जाऊंगा, कुछ भी आंसर मत बोलो, प्रॉपर आंसर दो। कस्टमर लीव्स द स्टोर्स, ओके। कस्टमर जिधर से छोड़ता है उसको एग्जिट बोलते हैं। टॉकीज में रहता है ना एग्जिट करके, ओके। और ये जगह किधर रहती है? एंट्री और एग्जिट सेम रहती है क्या? स्टोर्स में एंट्री और एग्जिट सेम रहती है? आंसर नहीं आ रहा है। अलग अलग रहती है क्या? ओके, नो, सेम नहीं रहती, ठीक है। बाद में अगला क्वेश्चन, शेल्फ मतलब क्या? शेल्फ, शेल्फ का क्या मतलब है? शेल्फ, 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 शेल्फ का मतलब क्या? अरे इतना टाइम लगाओगे, बहुत बड़ा है ये। प्रोडक्ट आर डिस्प्ले इन द स्टोर्स, ठीक है। प्रोडक्ट जिधर डिस्प्ले करते हैं उसको शेल्फ बोलते हैं, ओके। बाद में बे क्या है? बे, बे मतलब क्या है? बे मतलब क्या है? बे का मतलब क्या? नहीं आता? बे मतलब जो रैक्स वॉल से अटैच होते हैं उनको बे बोलते हैं। और उस सेट ऑफ शेल्स फॉर स्टॉकिंग, मतलब वो वॉल से अटैच रहते हैं और बीच में रहते हैं, उसको गोंडोला बोलते हैं। बाद में वॉल रैक क्या है? वॉल रैक, वॉल रैक क्या है? वॉल रैक, आज मज़ा नहीं आ रहा है एग्जाम देते टाइम, आंसर फास्ट नहीं आ रहे। कल कितने फास्ट आ रहे थे, परसों भी अच्छे फास्ट आ रहे थे, आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ये नींद आ जाएगी ऐसे तुम लोग करोगे तो, इधर ही सो जाऊंगा मैं। आंसर्स आने चाहिए फास्ट फास्ट, सब इजी है एकदम, पढ़ाई नहीं किसने। ना मैं रात रात जाग के नोट्स बनाता हूँ, तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो। अभी नोट्स भेजूंगा ही नहीं तुम लोग को, नोट भेजता हूँ तो तुम लोग पढ़ते नहीं, नोट्स भेजूंगा ही नहीं। क्या वॉल रैक नहीं मालूम क्या? अरे बेस विच आर प्लेस्ड, किधर बेस को ही बोलते लेकिन किधर प्लेस्ड होते हैं? किधर प्लेस्ड होते हैं? वॉल पे। और उसका यूज क्या होता है? इसके ऊपर क्या लगाते हैं? वॉल्स के ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग? उसके ऊपर क्या रहता है? वॉल्स के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है? क्लोथ्स, क्लोथ्स नहीं लगाते, उसके ऊपर टीवी रखते हैं। वॉल रैक के ऊपर टीवी रहता है। फिर नेक्स्ट गोंडोला क्या है? गोंडोला,
अभी जस्ट मैंने कुछ बोला था उसके बारे में, अभी जस्ट भूल गए, सब लोग गजनी है, अभी जस्ट बोला हुआ भूल जाते, उसके बारे में मैंने अभी बोला था। मिड फ्लोर पे जो रखा रहता है वो गोंडोला रहता है। अच्छा, एंड कैप क्या है? एंड कैप, एंड कैप क्या है? एंड कैप क्या है? एंड ऑफ गोंडोला। अरे वाह, अच्छा आंसर है, गुड गुड गुड। प्लानोग्राम क्या है? प्लानोग्राम, प्लानोग्राम क्या है? प्लानोग्राम, प्लानोग्राम का आंसर नहीं आ रहा है। डायग्राम ऑन मॉडल, किस चीज़ का डायग्राम है, मॉडल है उस पे, उससे क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है प्लानोग्राम से अपने को? प्रोडक्ट और शेल्फ, प्रोडक्ट और शेल का लोकेशन समझ में आता है। लोकेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, किधर कौन सा प्रोडक्ट रखने का, ये समझ में आता है। टॉप टॉप क्या है? टॉप टॉप, टॉप टॉप प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, नहीं, टॉप टॉप प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है। बे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर प्लानोग्राम। ओके, और उधर वो उसका लोकेशन किधर रहता है? वो टॉप टॉप किधर रहता है? सबसे ऊपर, इंग्लिश में आंसर दो। ऑन द टॉप, ऑन द टॉप करके आंसर लिखो। मतलब क्या रहता है कि जो डिस्प्ले में से निकलता है, जो ज़्यादा गुड्स रहते हैं, एक्सेस गुड्स, वो हम लोग टॉप टॉप पे रखते हैं, और जो कम सौ भी शेल्फ खाली हो जाता है तो उससे रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट क्या है? मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट, मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट क्या है? प्लेस एक्सेस, लेकिन ये मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट नहीं है, टॉप टॉप है। मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट क्या है?
मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट का आंसर नहीं आ रहा है। प्लेस विच इज लोकेटेड मोर देन प्रोडक्ट विच इज लोकेटेड मोर देन वन प्लेस, बराबर है। एक ही प्रोडक्ट अगर दो तीन जगह रहता रहेगा तो उसको मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। बाद में एसकेयू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसकेयू क्या है? एसकेयू एसकेयू क्या है? एसकेयू एसकेयू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। उसका मतलब बता सकते हो? कीपिंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, KEEPING। हाँ अभी बराबर है। उसका मीनिंग क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट वाइज स्टॉक का डिटेल्स। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्टोर्स। ओके, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्टोर्स है, जितने एसक्यू इतने टाइप के प्रोडक्ट। मतलब क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसका समझो तीन वैरायटीज में आता है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। तो वो तीन अलग अलग एसकेयू है। जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसको एसक्यू बोलते हैं। प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड ऑफ द स्टोर्स नहीं, सोल्ड इन द स्टोर्स। प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड इन द स्टोर्स, ठीक है। और अलग अलग जितने भी उसके क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो एसकेयू हो गया। एसकेयू के बाद क्या है? एसकेयू के बाद है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है? वहाँ क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इंग्लिश में दो आंसर्स, मुझे इंग्लिश में चाहिए। एमआरपी वो शॉर्ट फॉर्म हो गया, मुझे उसका मीनिंग चाहिए। एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका मीनिंग क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीनिंग क्या है? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मतलब क्या? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वो दूसरा मीनिंग बताया, दूसरा नाम बताया। मतलब क्या रहता है? वी कैनॉट चेंज मोर देन रेट। वी कैनॉट चेंज मोर देन डेट नहीं, उसके ऊपर हम लोग प्राइस कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते। और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? उसमें क्या इंक्लूड है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या इंक्लूड है? सब टैक्सेस इंक्लूड होता है, वेरी गुड। उसके बाद लेबलिंग क्या है? लेबलिंग 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 मतलब क्या? मैन्युफैक्चरर प्राइस दैट हाइस्ट। लेबलिंग मैन्युफैक्चरर प्राइस दैट हाइस्ट नहीं है। एमआरपी इज द प्राइस अबव विच वी कैनॉट सेल द प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम लोग बेच नहीं सकते। लेबलिंग प्रोसेस फॉर डिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है। उसमें डिटेल्स रहते हैं प्रोडक्ट का, प्राइस रहता है, प्राइस इंफॉर्मेशन। और क्या रहता है? इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है लेबलिंग के ऊपर?
बारकोड रहता है। बारकोड का यूज क्या होता है? बारकोड का यूज क्या है? स्कैनिंग ड्यूरिंग द सेल्स। तो स्कैन किया तो क्या क्या आता है? बारकोड स्कैन करने से क्या क्या आता है, क्या क्या डिटेल्स मिलता है? कभी देखा है बारकोड स्कैनिंग करते हुए? तो कंप्यूटर में क्या प्रिंट हो जाता है? समझो ऐसा मैंने स्कैन किया, तो कंप्यूटर में क्या प्रिंट होता है? कैरी द आइडेंटिफाइंग एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब उसका नाम, वो प्रोडक्ट का नाम आता है और उसका रेट आता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्कंडाइज क्या है? मर्कंडाइज, मर्कंडाइज क्या है? मर्कंडाइज क्या है? परचेस करना? नहीं, परचेस करना नहीं है। इंग्लिश में बताओ मुझे, आंसर्स इंग्लिश में लिखो। एट अ रिटेल इन अ स्टोर लेवल। रिटेल इन स्टोर लीव मर्कंडाइल। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्कंडाइज। नहीं आता मर्कंडाइज? मर्कंडाइज मतलब जो गुड्स सेल के लिए रखा है, और जो भी शो रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, गोंडोला, वो सब मिलके मर्कंडाइज हो जाता है। और वो क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि उनको परचेस करें। तो वो पूरे सेट को, गुड्स और उनका डिस्प्ले मिला के मर्कंडाइज होता है, और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो गुड्स परचेस करने के लिए। समझ में आ गया? ओके। तो इतना इंटरेस्टिंग अपना सब्जेक्ट है, आप पढ़ते नहीं हो, पिक्चर देखने से तो ये नॉलेज अच्छा है। उसके बाद क्या है, कैटेगरी क्या है? कैटेगरी, इतना इंटरेस्टिंग नॉलेज है। कैटेगरी, कैटेगरी इज डिफ्रेंशिएटिंग। प्रॉपर आंसर दो। लेबल फॉर सेल एंड डिस्प्ले नहीं। कैटेगरी इज अ ग्रुप ऑफ एसक्यू द यूसेज ऑफ प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ कैटेगरी क्या रहता है, कि पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब अभी ऑयल, सब ऑयल इकट्ठा रखे, सब घी इकट्ठा रखा, तो ऑयल ये क्या होगी, कैटेगरी होगी। तो एक एक कैटेगरी के सभी आइटम्स एक जगह रखे जाते हैं। कैटेगरी इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसक्यू एज पर द यूसेज। ठीक है, ओके। और ये क्या है, दिस रेफर्स टू रिटेल प्राइस, रिटेल प्रैक्टिस टू डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्राइस टुगेदर टू क्रिएट एड ऑन सेल्स। तुम बहुत आगे निकल गए, ये क्रॉस सेल्स है। ये जो आंसर बताया ना, ये क्रॉस सेल्स का आंसर है। अभी अपना क्या चल रहा है, अपना क्वेश्चन है कैटेगरी, उसके बाद का ये क्रॉस मर्कंडाइजिंग, उसका आंसर तूने पहले ही बता दिया। तो क्रॉस मर्कंडाइजिंग या क्रॉस सेल, क्रॉस मर्कंडाइजिंग मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट रखे जाते हैं ताकि उनको हम लोग परचेस करें, उसको क्रॉस मर्कंडाइजिंग बोलते हैं। बाद में बेस्ट बिफोर डेट मतलब क्या? बेस्ट बिफोर डेट, बेस्ट बिफोर डेट, वैलिडिटी, वैलिडिटी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, शेल्फ लाइफ नहीं। वैलिडिटी वर्ड ये मोबाइल में यूज़ करते हैं ना हम लोग, इसकी वैलिडिटी इतने दिन तक है। प्रोडक्ट्स के लिए वैलिडिटी ये वर्ड नहीं है। प्रोडक्ट्स के लिए वर्ड क्या है, प्रोडक्ट लाइफ, एक्सपायरी डेट बोलते हैं उसको, एक्सपायरी डेट। तो कौन से दिन से पहले ये अपने को यूज़ करना है, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर यूज़।
तो उसके बाद अगर यूज़ करोगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेस्ट बिफोर डेट मतलब क्या, ये दिन से पहले आपको यूज़ करने का है। सोल्ड और डिस्प्ले टू द कस्टमर्स नहीं, डेट बिफोर विच, ये डेट से पहले आपको ये यूज़ करना है। एक्सपायरी डेट सीधा बोल दो, आप इतना टेंशन मत लो। वैलिडिटी भी ठीक है, लेकिन एक्सपायरी प्रॉपर डेट है, उसका वर्ड है एक्सपायरी डेट आफ्टर विच। हाँ, डेट आफ्टर विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड और डिस्प्लेड टू द कस्टमर्स, ये बराबर है। ठीक है, आगे चलते बाद में बारकोड क्या होता है? बारकोड, बारकोड क्या है? बारकोड क्या है? स्मॉल ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑन अ प्रोडक्ट, वही मैंने आपको बताया ना, जिससे क्या होता है, स्कैन करके इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट के बारे में। वो लेबल रहता है, लेबल के ऊपर बारकोड रहता है। आगे क्या है? अच्छा, फ्रोजन प्रोडक्ट मतलब कौन से? यस, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, वेरी गुड, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, फ्रोजन प्रोडक्ट मतलब क्या? एक ही है, फ्रोजन फ्रीज, उसका मतलब क्या है? कौन से प्रोडक्ट को हम लोग फ्रोजन प्रोडक्ट बोलते हैं? नहीं, मुझे एग्जाम्पल मत दो। हाँ, जो 0 डिग्री के में रहते हैं, इंग्लिश में आंसर दो। विच इज केप्ट बिलो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री के नीचे रहता है, विच इज केप्ट बिलो 0 डिग्री, ऐसा आंसर देने का। और चिल्ड प्रोडक्ट क्या है? चिल्ड, दोज केप्ट इन फ्रीज बिलो 0 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा क्या पूछा मैंने? चिल्ड प्रोडक्ट क्या है? चिल्ड, चिल्ड प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? दो से आठ नहीं, 3 से 8 है। सॉरी, 2 से 8 बराबर है, 2 से 8 परफेक्ट है। सॉरी, मेरा गलती हो गया, 2 से 8 के बीच में रखते रहते हैं। आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम तो इसमें आएगा, फ्रोजन में आएगा। इसमें मिल्क वगैरह आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और आइसक्रीम इसमें आएगा, फ्रोजन में आएगा। और चॉकलेट वगैरह ठीक है, चॉकलेट भी उधर रखते हैं फ्रोजन में। ओके, आगे है फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स क्या है? फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स क्या है? अरे ये क्या बोल रहे हो, आटा वगैरह क्यों लिख रहे हो? फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स पूछा है। दाल आटा वगैरह फ्रीज में डाल रखते हैं क्या? मालूम नहीं, मैं घर में खाना नहीं बनाता, मालूम नहीं मुझे, दाल और आटा रखते हैं क्या? दोज हु आर प्रोन टू ब्रेक, ये किसका आंसर है? दोज विच आर प्रोन टू ब्रेक, अच्छा, फ्रेगाइल का। इतना ये मत, फ्रेगाइल मतलब डेलिकेट, हाँ डेलिकेट वर्ड यूज़ करने का, सब जगह अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करो। जो डेलिकेट होते हैं, जो डेलिकेट होते हैं उनको हम लोग फ्रेगाइल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कांच है, बाद में चाइना क्ले है, डेकोरेटिव आइटम है जो डेलिकेट होते हैं, यस, शो पीस, ये सब क्या है? फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स है। बाद में एम्बियंट प्रोडक्ट कौन से हैं? एम्बियंट प्रोडक्ट्स, आइटम का स्पेलिंग क्या है? ITEMS, ए नहीं है बीच में। एम्बियंट प्रोडक्ट कौन से रहते हैं? एम्बियंट, एम्बियंट प्रोडक्ट्स, एम्बियंट मतलब परफ्यूम्स नहीं, परफ्यूम राइस एग्जाम्पल है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? एम्बियंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? राइस उसका एग्जाम्पल है, राइस, दाल वगैरह ये सब उसका एग्जाम्पल है। दाल को इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं, दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्सेस, ये सब एग्जाम्पल हो गए एम्बियंट प्रोडक्ट्स के, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? कौन से प्रोडक्ट को एम्बियंट प्रोडक्ट बोलेंगे? कौन से प्रोडक्ट? दोज विच कैन स्टोर इन ओपन विदाउट स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल, ओके, जो किसी भी टेम्परेचर में रह सकते हैं, रूम टेम्परेचर में रह सकते हैं,
उनको हम लोग एम्बिएंट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाद में फेसिंग मतलब क्या? फेसिंग, फेसिंग मतलब क्या है? फेसिंग, फेसिंग, फेसिंग मतलब क्या है? फेसिंग क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट इज अरेंज्ड साइड बाय साइड। यस, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट इज अरेंज साइड बाय साइड, मतलब कितने बार वो प्रोडक्ट का चेहरा अपने को दिखता है, उसको फेसिंग बोलते हैं। ठीक है, बाद में वर्टिकल क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? वन अबव द अदर, बराबर है, एक के ऊपर एक रखते हैं, उसको वर्टिकल बोलते हैं। डेप्थ मतलब क्या है? डेप्थ, डेप्थ क्या है? डेप्थ, डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या है? गुड्स को एक के ऊपर, ये तो वर्टिकल हो गया। इंग्लिश में बोलने का वन आफ्टर द अदर, वन अबव द अदर, या वन आफ्टर, वन अबव द अदर बराबर है। प्रोडक्ट्स वन अबव द अदर। डेप्थ मतलब क्या? रेफर्स टू नंबर ऑफ पैक प्लेस, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स प्लेस बिहाइंड ऑर्डर, मतलब एक के पीछे एक रखते हैं, उनको डेप बोलते हैं। वन बिहाइंड ऑर्डर, वन बिहाइंड ऑर्डर, यस, वन बिहाइंड ऑर्डर, उसको हम लोग डेप बोलते हैं। बाद में मिनिमम बेस क्वांटिटी क्या है? मिनिमम बेस क्वांटिटी, मिनिमम बेस क्वांटिटी क्या है? मिनिमम बेस क्वांटिटी, मिनिमम क्वालिटी ऑफ परचेस, ये नहीं है। मिनिमम बेस क्वांटिटी मतलब मिनिमम अपने स्टोर्स में कितना माल होना चाहिए, मिनिमम अपने स्टोर्स में कितना माल होना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे मिनिमम स्टॉक टू बी केप्ट इन द स्टोर्स, मिनिमम स्टॉक टू बी केप्ट इन द स्टोर्स, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बेस क्वांटिटी। बाद में मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी क्या है? मिनिमम बेस क्वांटिटी समझ में आया कि स्टोर्स में कम से कम उतना स्टॉक होना चाहिए। और मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी मतलब क्या है? मिनिमम, हाँ वैसे ही कितना मिनिमम क्वांटिटी अपने को डिस्प्ले करना है उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। ओके, फिर अगला है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कम से कम कितना ऑर्डर अपने को देने का है। तो मिनिमम ऑर्डर टू बी गिवन टू द सप्लायर, मिनिमम ऑर्डर टू बी गिवन टू द सप्लायर। उसके बाद शेल्फ एज लेबल क्या है? शेल्फ एज लेबल, शेल्फ एज लेबल, शेल्फ एज लेबल, शेल्फ एज लेबल क्या है? शेल्फ एज लेबल, एज ऑफ डिटेल्स दैट आर, नहीं नहीं नहीं, एज ऑफ डिटेल्स दैट आर डिस्प्ले ऑन शेल्फ, इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन शेल्फ, ऐसा चाहिए। गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट, तो इम्पोर्टेंट क्या है? उसको लगाया जाता है शेल्फ के ऊपर,
तो उसका बराबर है नीता का, लेकिन क्या बोलना चाहिए, लेबल्स डिस्प्लेड ऑन द एज ऑफ द शेल्फ, लेबल्स डिस्प्लेड ऑन द एज ऑफ द शेल्फ, ठीक है। और वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, उसका लोकेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद अगला है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या, सेल्स प्रमोशन मतलब क्या है, सेल्स प्रमोशन, प्लीज प्रेजेंट मत करो अजय, प्रेजेंटिंग बंद कर दो। क्या लिखा, एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग और इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब प्रमोशन करना, दो के साथ दो परचेस करो, तीन लो, ये प्रमोशन एक्टिविटीज है, प्रमोट करना। बाद में क्या है, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री गुड्स जो रखे रहते हैं डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। स्टॉक विच इज केप्ट फॉर डिस्प्ले इज कॉल्ड इन्वेंट्री। फिर रिसीविंग गुड्स क्या रहता है, रिसीविंग गुड्स मतलब जो गुड्स आते हैं, यस इनकमिंग गुड्स, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आते हैं उनको रिसीव करना। बाद में प्रायोरिटी फील बताओ, पहला कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, बाद में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रायोरिटी फील क्या है, कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले लेके जाना चाहिए, जब माल आता है तो कौन से टाइप के प्रोडक्ट को पहले लेके जाना चाहिए, फिर बाद में दूसरा कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं बताता हूँ, चिल्ड या फ्रोज़न जो रहते हैं, फ्रीज में रखते हैं, वो सबसे पहले लेके जाने हैं। तो फ्रोज़न या चिल्ड आइटम्स को सबसे पहले लेके जाना है। बाद में हाई वैल्यू स्टॉक जो महंगे रहते हैं, जो महंगे वाले स्टॉक को लेके जाना है सेकंड। थर्ड लेके जाना है फ्रेगाइल जो ब्रेकेबल है, और फिर एम्बियंट। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखो। बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, स्टॉक रिप्लेसमेंट, स्टॉक रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, नहीं आता। स्टॉक रिप्लेसमेंट का मतलब है टू फिल द शेल्फ विथ स्टॉक, अगर शेल्फ खाली हो गया, स्टॉक फिलअप करना, बराबर है। इंग्लिश में बोलने का टू फिल अप शेल्फ विद द स्टॉक, टू फिल अप शेल्फ विद द स्टॉक, ओके। उसके बाद क्या है, नाइट फिल क्या है, नाइट फिल, नाइट फिल जो अगर स्टॉक नाइट पे फिल कर रहे, स्टॉक फिल्ड इन द नाइट, तो उसको बोलते हैं नाइट फिल। बाद में आगे है स्पॉट फिल, मतलब क्या, स्पॉट फिल, स्पॉट फिल ऑन द स्पॉट फिल करना, अगर अपने को नज़र आता है कौन सा शेल्फ खाली हो गया है तो ऑन द स्पॉट फिल करना, मतलब स्पॉट फिल। फिर डेट रोटेशन क्या है, डेट रोटेशन, तो डेट रोटेशन हो गया। डेट रोटेशन का मतलब है कि अगर जो गुड्स का डेट आ रहा है, एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रहा है, उनको आगे रखना, जो गुड्स है उसका एक्सपायरी डेट आ रहा है उनको आगे रखना, यस। डेट वाइज स्टॉक फिलिंग मतलब जिसका एक्सपायरी डेट आ रहा है उसको आगे रखना, और जिसका एक्सपायरी डेट बहुत आगे है उनको पीछे रखना, मतलब उसको बोलते हैं डेट रोटेशन। फिर फेफो क्या है, फेफो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द गुड्स डेट वाइज। फेफो क्या है, फेफो, फेफो का मतलब है जो गुड्स का यही एक्सपायरी डेट आ रहा है उनको आगे रखना, जो गुड्स का एक्सपायरी डेट आ रहा है उनको आगे रखना, जो एक्सपायरी डेट अगर बाद में रहेगा उनको बाद में रखा। फर्स्ट एक्सपायरी इज फर्स्ट आउट, फर्स्ट, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट रहेंगे तो फीफो मालूम रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो फीफो है, और ये फेफो है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जिसका एक्सपायरी पहले है उसको पहले निकालना है। फिर फीफो, फीफो वो तो पता है। उसके बाद डंप क्या है, डंप,
डंप क्या है? डंप, डंप का मतलब होता है लॉस होना, गुड्स लॉस होना। और उसका रीज़न पता है कि अगर वो गिर गया, नीचे गिर गया, आइसक्रीम नीचे गिर गया या चीनी नीचे गिर गई, शक्कर नीचे गिर गई, तो लॉस है ना। और उसका रीज़न अपने को मालूम है, क्यों? लॉस ऑफ गुड्स एंड रीज़न इज नोन। रीज़न मालूम है तो उसको डंप बोलते हैं, और रीज़न नहीं मालूम तो उसको श्रिंक बोलते हैं। तो अगर चोरी होती है तो अपने को मालूम नहीं ना ये गुड्स किधर गया, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रिंक। लॉस प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड, वो डंप है। और ट्रेस नहीं करते वो श्रिंक। ओके। बाद में डेड स्टॉक क्या है? डेड स्टॉक, डेड स्टॉक क्या है? डेड स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक बहुत दिन से बेचा नहीं है। द स्टॉक विच इज नॉट सोल्ड फॉर मेनी नंबर ऑफ डेज, जो स्टॉक बेचा नहीं गया है उसको डेड स्टॉक बोलते हैं। बाद में सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक अनयूज नहीं है, जो बेचा गया नहीं है, उसको डेड स्टॉक बोलते हैं। सेफ्टी स्टॉक क्या है? सेफ्टी स्टॉक जो स्टॉक हम लोग ने रिजर्व के लिए रखा है, स्टॉक केप्ट इन रिजर्व। तो अगर अचानक से कोई आता है और अपने को मंगाता है कि स्टॉक चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। फिर मार्क डाउन प्रोसेस। मार्क डाउन प्रोसेस क्या है? मार्क डाउन प्रोसेस, मार्क डाउन प्रोसेस का मतलब रहता है गुड्स को डिस्काउंट में बेचना। गुड्स को डिस्काउंट में बेचना मतलब मार्क डाउन प्रोसेस। फिर डंपिंग क्या है? डंपिंग, 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 डंपिंग मतलब जो गुड्स फिट नहीं है बेचने के लिए, उनको निकालना, फेंक देना। जो गुड्स फिट नहीं है, एक गुड्स विच आर नॉट फिट फॉर सेलिंग, जो गुड्स बेचने के लिए फिट नहीं है उनको फेंक देना। बाद में क्लींस एज यू गो। क्लींस एज यू गो मतलब क्या है? क्लींस एज यू गो, प्लीज़ लेफ्ट मत करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, दिख जाएगा। क्लींस एज यू गो क्या है? क्लींस एज यू गो का मतलब है जैसे तुम लोग को कुछ खराब दिखता है तो आपको वो ये होम कीपिंग वाले को बुला के उसको साफ करना है। क्लींस एज यू गो। बाद में RFID क्या है? RFID कल मैंने बताया था। RFID डिस्पोजिंग SI, वो डंपिंग है। डिस्पोजिंग इसका इसका है, SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, नॉट फिर फॉर सेलिंग, वो डंपिंग है, डंपिंग। अभी क्वेश्चन चल रहा है RFID। RFID तुम लोग आंसर्स थोड़ा फास्ट बताओ, इतना ज़्यादा टाइम लोगे तो नहीं होगा। थोड़ा फास्ट बोलो, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। थोड़ा स्पीड में जाना चाहिए क्योंकि अभी अपने को ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। अभी RFID के बारे में बताओ। रेडियो फ्रीक्वेंसी IND, और उसका यूज़ क्या है? RFID का यूज़ क्या है? क्या यूज़ है? उसका यूज़ होता है स्टॉक काउंट करने के लिए। तो मैंने बोला था कि ऐसे रैकेट जैसे घुमाते हैं, मच्छर पकड़ने वाला रैकेट रहता है ना, वैसे वो अगर घुमाते हैं तो अपने को स्टॉक कितना है वो पता चलता है। फॉर काउंटिंग द स्टॉक, फॉर काउंटिंग द स्टॉक, ठीक है। बाद में अगला क्वेश्चन, फ्लैश सेल, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्लैश सेल क्या है? फ्लैश सेल, फ्लैश सेल, फ्लैश सेल, वो अभी मत बताओ, अभी आगे का बताओ। तुम लोग पढ़ो। मेरा टेस्ट लेने का ऑब्जेक्ट क्या है? तुम लोग को कितना समझ में आ गया और कितना तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है वो समझ में आता है, और टेस्ट देने में मज़ा आता है। तुम लोग पढ़ाई करो और इसका एक्सपीरियंस लो। तुम लोग एक्सपीरियंस लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। पढ़ाई करो और मुझे बताओ। ये क्या हो गया? नेट चला गया।
प्लीज़ लेफ्ट मत होना। अगर कनेक्शन जाता है तो हम लोग वापस आएंगे। सबको आवाज़ सुनाई दे रही है? लेफ्ट मत हो, लेफ्ट मत हो। प्रोडक्ट सेल इवेंट्स दैट टेक प्लेस फॉर लिमिटेड टाइम। यस, बराबर है। मतलब ये कैसे रहता है कि 2 दिन में, 2 दिन तक ऑफर है, हम लोग उसमें क्या है, बार्गेनिंग करके 50% तक भाव कम आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैश सेल। ओके, फ्लैश सेल के बाद आगे है पॉपअप स्टोर। क्या है पॉपअप स्टोर? पॉपअप स्टोर शॉर्ट टर्म शॉप्स, बराबर है। दैट कम एंड गो विद इन अ पीरियड, थोड़ा टाइम के लिए रहता है और वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट लेबल। क्या है प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल स्टॉक ऑफ स्टोर्स नहीं है। प्राइवेट लेबल मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट हम लोग बनाते नहीं है, किसी दूसरे का प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगा के बेचते हैं। दूसरे के प्रोडक्ट पे अपना लेबल लगा के बेचते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। मतलब इंग्लिश में बोलने का, द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर्स, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर्स एंड वी पुट आवर लेबल्स एंड सेल देम। हम लोग अपना लेबल लगा के बेचते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, होलसेलर कौन है? होलसेलर, होलसेलर, दीज ब्रांड्स आर नॉट ओके। होलसेलर क्या है? शॉर्ट टर्म शॉप बहुत पुराना हो गया, जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर बताओ, ये टाइम अपना कम है। ओके, होलसेलर कौन है? होलसेलर, वन हु सप्लाई टू रिटेलर्स इन बल्क क्वांटिटीज। ज़्यादा क्वांटिटीज में बेचता है ना, इन बल्क क्वांटिटीज बताना इंपॉर्टेंट है। यस, इन मिल्क ने, बल्क, BULK। यस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिधर से गुड्स हम लोग सप्लाई करते हैं। गुड्स इधर रिटेलर को सप्लाई करते हैं, कस्टमर को सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। फिर इम्पल्स परचेस क्या है? कंपनी आउटलेट्स नहीं है, बहुत बड़ा गोडाउन रहता है। इम्पल्स परचेस क्या है? इम्पल्स परचेस, यस, वेयर हाउस, बराबर है। अभी क्वेश्चन चल रहा है इम्पल्स परचेस। इम्पल्स परचेस क्या है? इम्पल्स परचेस मतलब अपने मन में नहीं रहता, दिख जाता है और मन में आ जाता है परचेस करें, एक्सीडेंट परचेस करते हैं, तो उसके बारे में बोलने का अनप्लान। यस, अनप्लान परचेस ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री चेकिंग आउट ऑफ स्टोर्स नहीं है। फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल स्टॉक क्या करते हैं? फिजिकल इन्वेंट्री मतलब काउंट करना, स्टॉक कितना है अपने पास, वो काउंट करना मतलब फिजिकल इन्वेंट्री। उसके बाद साइकिल काउंट क्या है? साइकिल काउंट, साइकिल काउंट, साइकिल काउंट, साइकिल काउंट का मतलब है एक पर्टिकुलर दिन को, डे को, एक पर्टिकुलर शेल्फ का स्टॉक काउंट करना। समझो मंडे का स्टॉक, ये दिन, ये एरिया का स्टॉक मंडे को काउंट करना है, दूसरे एरिया का स्टॉक ट्यूसडे को करना है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग प्रोसीजर। यस, ऑडिटिंग प्रोसीजर है वो, स्टॉक काउंट करने की किसी स्पेसिफिक दिन। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है, is counted on specific day. Okay, auditing procedure of counting stock on on a specified day. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टॉक टेक क्या है? स्टॉक टेक, स्टॉक टेक क्या है? स्टॉक टेक क्या है?
स्टॉक टेक का मतलब है गुड्स देखना कंडीशन में है कि नहीं, टू चेक द क्वालिटी ऑफ स्टॉक वेदर दे आर फिट फॉर सेलिंग। तो क्वालिटी चेक करना मतलब स्टॉक टेक। बाद में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्ट करते हैं। यस, हाउ टू डू वर्क मतलब कैसे काम करने का, कौन सा भी कॉम्प्लेक्स काम आ गया, डिफिकल्ट काम कर रहा आ गया तो कैसे सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। बाद में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब सिंपल एक टारगेट दिया जाएगा, अगर आप टारगेट पोजीशन पे पहुंच गए तो आप अच्छा से अच्छे सेल्स एसोसिएट हो, तो वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये क्या है? इंडिकेटर दैट एक्सप्लेन्स अ टारगेट। ओके, वेरी गुड। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर यस, मेजरेबल वैल्यू रहती है उसकी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सिस्टम विच होल्ड ऑल इंफॉर्मेशन इन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में रहता है। यस, मतलब जो मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे बोल सकते हो द सिस्टम विच होल्ड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो टेस्ट अपना ख़त्म करते हैं। अभी अपने टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे आंसर लिखो, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं टेस्ट, सॉरी, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी अच्छी तरह कल के टेस्ट को भी प्रिपेयर करके आ जाओ। कल का टेस्ट भी अभी हम लोग रात को ही लेंगे, 7 to 9। हर दिन का ये टाइम रहेगा, 7 से 9। ओके, आज हम लोग सबसे पहला करेंगे बैक ऑफ ऑफिस। बैक ऑफिस बोलते हैं ना, बैक ऑफ ऑफिस, स्टोर्स में उसको बैक ऑफ ऑफिस बोलते हैं। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं बैक ऑफ ऑफिस। अभी ये जगह कौन सी रहती है? ये स्टोर्स में उनका वेयरहाउस रहता है, जिधर स्टॉक रखा जाता है। गुड्स जब आते हैं, प्रोडक्ट जब आते हैं, तो उनको सबसे पहले बैक ऑफ ऑफिस में, बैक ऑफ हाउस में रखा जाता है, फिर उधर से उनको डिस्प्ले में लाया जाता है। ठीक है, अभी देखो व्हाट इज़ BOH, बैक ऑफ हाउस, बैक ऑफ हाउस बोलते हैं। तो एन कॉम, जरा वर्ड हार्ड है। एनकॉम्पासेस मतलब कवर्स, कवर्स ऑल बिहाइंड द सीन एरियाज दैट कस्टमर विल नॉट सी। तो जो कस्टमर देख नहीं सकता वो सारे एरियाज को BOH बोलते हैं। दिस एक्ट एज अ सेंट्रल कमांड सेंटर, इधर से ही सब ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इट्स वेयर goods received from distribution center are stored and replenish as per the requirement। स्क्रीन दिखता नहीं है। ओके, ठीक है, स्क्रीन में करता हूँ। और आप क्या करो, नोट्स भी ओपन करो, नोट्स में भी है ये सब। मैं स्क्रीन,
अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो मैं आपको BOH के बारे में बता रहा था, बैक ऑफ हाउस। तो हाँ, पॉइंट क्या बता रहा था कि सबसे पहला गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से इधर लेके आते हैं, फिर इधर से हम लोग रिप्लेनिश करते हैं। आई कैन सी द स्क्रीन फॉर श्योर सर, आई कैन सी द स्क्रीन। ओके, अच्छा स्क्रीन देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या आपको बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से गुड्स को यहाँ लेके आते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग क्या करते हैं, उनको रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश मतलब क्या? शेल्फ पे माल भरना, उसको बोलते हैं रिप्लेनिश। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से किधर लाया जाता है? बैक ऑफ हाउस पे लाया जाता है, और उधर से फिर ये रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड क्या है? अभी क्या है कि कौन सा स्टोर्स अच्छा है, जिधर शेल्फ फुल रहेंगे और एम्प्टी बैक ऑफ हाउस रहेगा। तो BOH अगर एम्प्टी रहेगा और शेल्फ अगर भरे हुए रहेंगे, तो उससे क्या होता है, एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कस्टमर का क्या रहता है, उनको लगता है ये अच्छा स्टोर से। टू अचीव द अबाव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट एक्टिविटीज एज एज। तो अगर ये आपने को अगर अचीव करना है, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार स्टॉक बैक ऑफ हाउस से डिस्प्ले की ओर लाना पड़ेगा, और डेली टॉप टू शेल्फ रिप्लेसमेंट। डेली टॉप में भी जो रखा रहेगा माल, वो अपने को शेल्फ में डालना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर्स को लगेगा कि ये स्टोर्स अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है वाइल कंडक्टिंग BOH एंड टॉप फॉलोइंग मस्ट बी एडहर्ड टू। क्या क्या आपको करने का है जब माल आप भरते हो डिस्प्ले में, तो आपको क्या क्या करना है। ऑल एसोसिएट मस्ट टेक अटमोस्ट केयर टू अलाउ कस्टमर टू फिनिश शॉपिंग in the section they are in and not to pressurize customers to move in the following situation। तो उनको अपने को बोलने का है कि अपना शॉपिंग पूरा करो, और उनको प्रेशर नहीं करने का है, उनको सॉफ्टली अपने को बोलने का है कि आपका जो शॉपिंग का काम चल रहा है वो आप जल्दी पूरा करो बाद में। और वाइल अनलोडिंग, ये कब करना है आपको, वाइल अनलोडिंग स्टॉक फ्रॉम व्हीकल, जब हम लोग माल व्हीकल से नीचे उतार रहे हैं। वाइल मूविंग स्टॉक टू ब्लॉक POG लोकेशन, मतलब प्लानोग्राम। POG का मतलब है प्लानोग्राम, कि हम जब गुड्स को प्लानोग्राम का लोकेशन मतलब डिस्प्ले की ओर लेके जा रहे हैं। POG लोकेशन मतलब डिस्प्ले की ओर लेके जा रहे हैं। फिर वाइल अरेंजिंग डिस्प्ले, जब डिस्प्ले अरेंज करते हैं। वाइल मूविंग एक्सेस स्टॉक टू BOH, मतलब जब हम लोग एक्सेस स्टॉक को BOH की ओर लेके जा रहे हैं। और व्हेन कस्टमर्स आर मूविंग इन एसाइल्स, हमने एसाइल के बारे में बताया था कि जब लोग एसाइल में घूम रहे, तो व्हेन कस्टमर्स आर मूविंग इन द स्टेयरकेस, मतलब स्टेयरकेस मतलब अगर जीने से ऊपर नीचे कर रहे, तो दे शुड बी अलाउड टू गो अप और डाउन द स्टेयर्स, मतलब आइदर नीचे रहना चाहिए या ऊपर रहना चाहिए, बीच में स्टेयर्स के बीच में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस, अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो अप्रोप्रिएट एंड सिक्योर्ड स्टोरेज ऑफ और वेयर हाउस शुड प्रोवाइडेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कैपेसिटी, क्वालिटी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन देम। तो ऐसा अपने को बैक ऑफ हाउस प्रोवाइड करना है जिसमें अपने को कैपेसिटी कंसिडर करनी है, कितने गुड्स रह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रिजर्वेशन कैसे हम लोग उनको बचा सकते हैं, और कितना क्वांटिटी हम लोग उधर स्टोर कर सकते हैं। ये सब अपने को देखना है जब BOH हम लोग बना रहे, तो ये सारी बातें अपने को कंसीडर करनी है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ BOH, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अ वार्म एंड डैम्प BOH गिव्स राइज टू इन्फेस्टेशन, मतलब उधर से मराठी में बोलते हैं वाळवी लागणे, तो वैसा वाळवी लग सकती है। फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एंड से वो हो सकते हैं। अ ड्राई एंड कूल BOH इज मस्ट, तो अपने को ठंडा रहना चाहिए BOH। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट फूड आइटम्स एंड सप्लाईज फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटीज।
आपको प्रॉपर स्टेप लेने हैं ताकि आपके फूड आइटम्स बचे रहे और उनको डायरेक्ट सनलाइट भी मिलना चाहिए और फिर उनको हाई टेम्परेचर में नहीं रखना, उधर ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर शेल्फ लाइफ एंड कंजम्पशन रेट्स मस्ट बी taken into consideration while requesting in quantities which can be easily and properly managed। तो जब आप ऑर्डर दे रहे हो तो एक शेल्फ में कितने बैठेंगे और उसका कितना डिमांड है ये आपको माइंड में रखने का है जब आप स्टॉक ऑर्डर कर रहे हो। स्टोरेज एरिया रिक्वायरमेंट रिलेट्स डायरेक्ट टू स्टोरेज प्लान, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड परमिसिबल फ्लोर लोडिंग। तो स्टोरेज एरिया में क्या क्या आता है, स्टोरेज प्लान में क्या क्या बना है, क्या क्या चीज़ें उधर प्लान की गई है। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम स्टोरेज उधर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुड्स, उसका कितना एरिया अपने को मिलेगा। एरिया मतलब एरिया को हम लोग क्या, अभी सिर्फ एरिया नहीं है और उस पर हाइट भी रहती है, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है, कितना वॉल्यूम गुड्स हम लोग रख सकते हैं। और परमिसिबल फ्लोर लोडिंग मतलब एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर गुड्स रख नहीं सकते, तो कितना वेट अलाउड किया गया है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। फिर रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टोरेज फैसिलिटीज़, अभी हम लोग जो माल स्टोर कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिस्क है। सबसे पहला हाई स्टोरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। फिर फायर, आग लग सकती है। नेचुरल कैलेमिटी जैसे भूकंप हो गया। फिर केमिकल हजार्ड, कुछ केमिकल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। डर्ट और डस्ट, गंदगी, वाटर स्पिलेज, पानी आ सकता है। और ह्यूमन एरर्स, आदमी से भी गलती हो सकती है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, अभी इधर ये चार्ट में आपको बताया गया है कि कैसे स्टॉक को BOH से डिस्प्ले में लाया जाता है। तो देखो, एक्टिविटी शोन बिलो आर टू बी कैरिड एट BOH। सबसे पहला चेक स्टोर स्टॉक ऑफ SKU इन BOH। तो जो SKU आपको चाहिए वो BOH में चेक करो कि उधर है कि नहीं। बाद में रहेगा तो मूव BOH स्टॉक टू आइडेंटिफाइड लोकेशन ऑन सेल्स फ्लोर। तो उस बॉक्स को आप लेके जाओ जिधर ये डिस्प्ले रखना है। बाद में डिस्प्ले ये रख रहा है, देखो, डिस्प्ले स्टॉक ऑन शेल्फ एंड टॉप एज पर फेफो। तो फेफो और फीफो के हिसाब से आपको ये स्टॉक रखना है, ठीक है। बाद में ये ख़त्म होने के बाद जो एक्सेस बचा है, जो ज़्यादा स्टॉक बचा है, वो बाद में फिर से ये बॉक्स में डालने का है। काउंट द सरप्लस स्टॉक एंड पुट इट इन कार्टून, फिर से ये बॉक्स में डालो और फिर कितना क्वांटिटी बैलेंस है ये स्लिप पे लिखना है और उसको पेस्ट करना है। तो जितना स्टॉक बचेगा फिर से आपको बॉक्स में डाल के ये स्लिप पे लिखना है और फिर उसको पैक करना है। पैक करके वापस उसको, उस कार्टून को आपको BOH में लेके जाना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी स्टोर में होती है। उसके बाद तो ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट अपने को करने का है इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट स्टोर्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला ट्रॉली है, बास्केट है, ये तो आपको पता है, ट्रॉली और बास्केट। फिर MHU और MHE। अब ये MHU क्या है? MHU यूज फॉर इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द स्टोर्स। तो ये अपने को गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के काम आता है। बाद में इधर ये पैलेट है, ये क्रेट्स है। फिर उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, तो ये गुड्स कैरी करने के लिए, और ये ट्रॉली जैसा है कि इसके ऊपर गुड्स रखने का और एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का। इट इज़ अ मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज फॉर मूवमेंट, स्टोरेज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, गुड्स एंड प्रोडक्ट
थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। मतलब किसी भी काम में ये आ सकता है। आपको स्टोरेज करना हो, प्रोडक्शन करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कंजम्पशन करना हो, डिस्पोजल मतलब सेल करना हो, तो किसी भी काम के लिए ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हो। फिर मीटल या एसे मतलब ये तराजू है, वेइंग स्केल, जिधर आप उसका वजन देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू वे लूज स्टेपल्स मतलब लूज, अगर कुछ परचेस करते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या क्रूड प्रोडक्ट, उसका वजन कर रहे हो तो वो काम में आता है। और इसके दो ब्रांड है, मीटर और एसे। मीटर और एसे ये उसके दो ब्रांड है। फिर हैंड हेल्ड टर्मिनल। अब ये हैंड हेल्ड टर्मिनल क्या है? स्टॉक के लिए काम में आता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर वेरियस स्टॉक एक्टिविटीज है। स्टॉक काउंट करने में, स्टॉक करेक्शन करने में, स्टॉक का कुछ एंट्री रहेगा वो करने में ये काम में आता है। हैविंग एन ऑप्शन टू स्कैन द बारकोड ऑन द प्रोडक्ट, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, ये बारकोड पढ़ सकता है और उसके हिसाब से वो एंट्री भी कर सकता है। स्टाइलस मतलब ये जो पेन है उसको स्टाइलस बोलते हैं। इज यूज एज इनपुट डिवाइस, उधर से आप उस पर लिख सकते हो। फिर ईडीसी मशीन, तो ये एटीएम का मशीन है। फिर ये भी एटीएम का मशीन है। उसके बाद ये पीओएस मशीन और ये ईडीसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट इसका फुल फॉर्म में भूल गया, बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, ईडीसी मशीन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, और स्कैनर रहता है जो स्कैन करता है बारकोड को। तो ये टील है जिधर सेल कंडक्ट होता है। उसके बाद बैकड्रॉप, जिधर हम लोग बैग्स वगैरह रखते हैं, बैगेज काउंटर। फिर मैनेजर केबिन, अब ये मैनेजर की केबिन है, उसमें सबसे पहला कैश काउंटिंग मशीन है जिधर कैश काउंट की जाती है। फिर मैनेजर का पीसी है। फिर पीओपी प्रिंटर, पॉइंट ऑफ परचेस प्रिंटर है। सेल प्रिंट प्रिंटर, इधर लेबल प्रिंट किए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम, अब ये सिस्टम क्या करता है, अपने शॉप में गुड्स को चोरी होने से बचाता है। तो अगर चोरी अगर कुछ कोई कर रहा है तो इसमें समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट चोरी हो रहा है। तो ये क्या है, लॉस प्रिवेंशन सिस्टम इन विच स्पेशल टैक्स प्लेज ऑन मर्केंटाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टैग लगाते हैं गुड्स के ऊपर और ये इनसे कनेक्टेड रहते हैं ये टैक्स। तो आर डीएक्टिवेटेड व्हेन द मर्केंटाइज इज परचेज और डिस्करेज शॉपलिफ्टिंग। अब ये शॉपलिफ्टिंग बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है कि कोई अगर परचेस कर रहा है तो इसको डीएक्टिवेट किया जाता है और परचेस करने से पहले इनको एक्टिवेट किया जाता है। तो कोई अगर गुड्स चोरी कर रहा है तो अपने को ये समझ में आते हैं। फिर पॉइंट ऑफ सेल, अब ये पॉइंट ऑफ सेल मैंने आपको बोला था, आज क्वेश्चन भी पूछा था कि ये क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल जिधर बिलिंग होता है, एक्चुअली उसका आंसर क्या है, जिधर बिलिंग होता है। अ कैश रजिस्टर दैट कैन इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अ यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये स्कैन करता है विथ अ लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड अ सेल, ये स्कैन करके सेल को रिकॉर्ड करता है। स्टोर्स विच ऑल्सो नीड एन एक्चुअल कैश रजिस्टर, कोई स्टोर्स में एक्चुअल कैश रजिस्टर भी रहता है। तो अगर कोई लाइट वगैरह गया तो उसके काम में आता है। और एटलीस्ट अ सिक्योर ड्रॉवर, एक ड्रॉवर रहता है टू स्टोर मनी, ड्रॉवर में पैसा रखा जाता है फ्रॉम कैश ट्रांजैक्शंस। उसके बाद ये पीओएस मशीन है। फिर ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस ये टेस्ट में भी पूछा था मैंने। फिर साइनेज, तो ये साइनेज क्या रहता है, ये ऐसे बैनर लगाए रहते हैं जो आपको बताता है। तो साइंस, लेबल्स, शेल्फ, टैग्स एंड अदर आइडेंटिफिकेशन साइंस टू प्रोवाइड डायरेक्शन, जिधर डायरेक्शन होता है किधर है, प्राइस रहती है या इंफॉर्मेशन रहती है, मर्केंडाइज या पॉलिसीज रहती है। तो ये सब जो बैनर रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं साइनेज। फिर शेल्फ तो पता है,
जिसके ऊपर हम लोग गुड्स रखते हैं। शेल्स आर प्रीटी स्टैंडर्ड डिस्प्ले solution for variety of product. Certain types of clothes, books, music and plenty of other products can fit on them. हम लोग ये शेल्फ पे उनको रख सकते हैं, गिविंग कस्टमर्स एन ईजी वे टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दे आर लुकिंग फॉर। तो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए इसमें से वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर गोंडोला, अभी गोंडोला में क्या क्या होता है, इतना लेट ज्वाइन किया। हम्म तो गोंडोला क्या है, फ्री स्टैंडिंग फिक्चर है। अभी ये बेस पे खड़ा है, देखो, फ्री स्टैंडिंग फिक्चर यूज बाय रिटेलर टू डिस्प्ले मर्केंडाइज, उसमें गुड्स रखे जाते हैं सेलिंग के लिए। गोंडोला टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट बेस, इधर एक फ्लैट बेस है और उसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट्स फ्यूचरिंग नॉचेस। तो ये जो होल्स दिख रहे हैं उनको बोलते हैं नॉचेस। बाद में ये जो है ये प्लग बोर्ड, पेग बोर्ड है, ये जो ऐसे जिसके ऊपर गुड्स रखते हो पेग बोर्ड है। और स्लैट वॉल्स, जो ऐसे खड़ा है ये स्लैट वॉल है। द वर्टिकल पीस कैन बी फिटेड विथ शेल्स, हुक्स और डिस्प्ले। तो उधर हम लोग हुक्स लगा सकते हैं, डिस्प्ले अलग अलग टाइप के हम लोग उसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये क्या है, गोंडोला शेल्विंग यूनिट्स है, ये गोंडोला ही है। जब गुड्स नहीं रखते तो ये ऐसा दिखता है। बाद में क्लोथिंग रैक्स, जिसके ऊपर हम लोग कपड़े रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोथिंग रैक्स। इफ यू आर गोइंग सेल प्रीटी मच एनी टाइप ऑफ क्लोथिंग व्हेन यू ओपन योर फर्स्ट रिटेल स्टोर, रैक्स ऑफर अनदर डिस्प्ले सॉल्यूशन। रैक के ऊपर रखा हुआ गुड्स एक अच्छा इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर डालता है। दे अलाउ कस्टमर्स टू मोर इजीली सिफ्ट थ्रू सर्टन टाइप ऑफ क्लोथिंग आइटम्स that do not lend themselves to sitting folded on a shelf। तो इधर क्या होता है, डायरेक्टली जो चाहिए वो प्रोडक्ट मांग सकता है। कभी कभी क्या रहता है, दुकान में जाओगे तो मिक्स रखा रहता है, सब टाइप के कपड़े मिक्स रखे जाते हैं। लेकिन इधर क्या है, एक टाइप का कपड़ा अलग अलग साइज में रखे हुए हैं, तो जिसको वो पसंद आता है वो कपड़ा उस साइज का ले लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद हैंगर्स, अभी हैंगर्स रहते हैं, कपड़े उसके ऊपर लटकाए हुए रहते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव क्लोथ्स हैंगिंग ऑन रैक्स, यू विल ऑल्सो नीड हैंगर्स टू गो विद देम। तो अगर आपको हैंगर्स पे ये लटकाने हैं कपड़े को तो आपको हैंगर्स लगेंगे। फिर बैग, बैग का सिर्फ पहला पढ़ो, ये दो और तीसरा पॉइंट थोड़ा हार्ड है। तो बैग क्या है, बैग को हम लोग सैक बोलते हैं। इज़ अ कॉमन टूल इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिगिड कंटेनर। ये इसका शेप बदल सकता है, तो इसको कंटेनर है और वो नॉन रिगिड कंटेनर है। नॉन रिगिड कंटेनर मतलब अपने शेप को बदल सकता है। फिर बॉडी फॉर्म्स एंड मैनिक्यूज, तो ये स्टैच्यूज रहते हैं जिसके ऊपर कपड़े पहनाए जाते हैं। तो इससे क्या है, अपने को समझ में आता है ये कपड़ा अपने ऊपर कैसे दिखेगा। तो बॉडी फॉर्म्स एंड मैनिक्यू ब्रिंग्स फैशन टू लाइफ, तो इससे फैशन आता है लाइफ को। ड्रेस मॉडल शोकेस क्लोथिंग मोर इफेक्टिवली, तो इससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। एंड क्रिएट मोर इंटरेस्ट देन क्लोथिंग स्टोर्स फ्रॉम डिस्प्ले रैक, तो रैक से अच्छा इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। फिर डिस्प्ले केस, अब ये शोकेस है जिसमें गुड्स रखे जाते हैं। फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स और थिंग्स यू जस्ट वांट टू शो ऑफ टू कस्टमर, जो सिर्फ तुम लोग को कस्टमर्स को दिखाना है। ग्लास डिस्प्ले केसेस ऑफर अ ग्रेट सॉल्यूशन, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है गुड्स कस्टमर को दिखाने के लिए। दे प्रोटेक्ट एंड डिस्प्ले आइटम, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं प्रोडक्ट्स को और डिस्प्ले भी करते हैं। एंड कैन सर्व डबल एंट्री एज अ चेकआउट एरिया, तो ये कैसे आने जाने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। शोकेस अलाउज रिटेलर टू डिस्प्ले वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, बहुत सारे वैरायटीज इसमें हम लोग रख सकते हैं, जैसे ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऐसे गुड्स को इधर हम लोग रख सकते हैं। बाद में क्लीनिंग इक्विपमेंट, अभी साफ सफाई के लिए कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, तो यूजिंग सेफ क्लीनिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट,
It is must to ensure cleanliness of retail's display spoiled due to dirt and dust with regular use from time to time. तो आपको कभी भी कुछ गिरा हुआ मिला या पानी गिरा है या कुछ लिक्विड मिला है तो आपको हमेशा उनको साफ करना है और आपका स्टोर जो है साफ सुथरा होना चाहिए. क्लीनिंग इक्विपमेंट, अभी अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट है. ये डस्टबिन है, इसको बोलते हैं गार्बेज कंटेनर, यूज फॉर थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल बाय स्टोर स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज कस्टमर्स. तो उसमें कचरा जो रहेगा वो कस्टमर्स और स्टोर स्टाफ फेंकते हैं. फिर क्लीनिंग इक्विपमेंट, तो ये स्वीपर है जो अपने को क्लीन करने में काम आते हैं. फिर बकेट्स, बकेट्स किस काम में आते हैं? अगर कुछ गिरा रहेगा पानी वगैरह तो वो साफ करने में इसका मदद होता है. दीज आर यूज टू क्लीन एनी स्टिकी लिक्विड्स स्पिल्ड ऑन द फ्लोर और एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टोर्स. फिर ये इक्विपमेंट यूज टू क्लीन स्पाइलेज, ये स्पंज है, डस्टर्स है, ब्रश है, ग्लोव्स है, ये टॉवेल है, तो ये सब लगते हैं अपने को. ठीक है, तो ये हो गया अपना. फिर इसके बाद लास्ट मॉड्यूल है ये स्टोर जेनरिक एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. मतलब कौन से क्वेश्चन कस्टमर्स मोस्ट प्रोबेबली अपने को पूछते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. स्टोर जेनेरिक फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नोइंग जेनरिक एफएक्यू, ये क्यों अपने को मालूम होना चाहिए? फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ स्टोर्स इट इज़ नेसेसरी दैट अ CSA इज अवेयर ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टोर्स. तो अपने को अगर स्मूथली काम करना है तो अपने को बेसिक इंफॉर्मेशन उस स्टोर्स के बारे में पता होनी चाहिए. वी कैन ऑफर गुड्स कस्टमर सर्विसेज एट स्टोर्स इफ CSA आर अवेयर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अगर CSA को उस चीज़ के बारे में पता है तो वो कस्टमर को अच्छा सर्विस दे सकता है. तो उससे क्या है? बेटर कस्टमर सर्विस. तो एक अच्छा सेल्स एसोसिएट कैसे पहचाना जाता है? जैसे अगर वो कस्टमर लोगों को सर्विस अच्छा दे रहा है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, सब चीज़ें एकदम समझा के बता रहा हूँ, तो एक अच्छा कस्टमर सर्विस है. मैं अपने बारे में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया. बेटर हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो उसको हैंडल करता है. बाद में बेटर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, जो भी है सच झूठ वो बराबर कस्टमर को बता देता है. तो ये क्या हो गया? जिससे वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है और अच्छी सर्विस वो उनको दे सकता है. फिर मस्ट नोज फॉर CSA को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? वेयर कैन आई फाइंड एक्स प्रोडक्ट, मुझे एक्स प्रोडक्ट किधर मिलेगा? प्लीज़ फेमिलराइज CSA विद द लोकेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विद इन योर स्टोर्स सो दैट दे कैन डायरेक्ट द कस्टमर्स अकॉर्डिंगली. आपको CSA को बताना है कि कौन से लोकेशन में क्या क्या मिलेगा. तो CSA शुड नो द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द डिपार्टमेंट. तो उसको सभी प्रोडक्ट्स का लोकेशन पता होना चाहिए. बाद में वेयर इज़ द एग्जिट, तो अगर कोई कस्टमर पूछता है कि एग्जिट किधर है तो प्लीज़ फेमिलराइज CSA विद द लोकेशन ऑफ ऑल द एग्जिट. तो जिधर जिधर एग्जिट है उसके बारे में आप CSA को बता दो सो दैट दे कैन डायरेक्ट द कस्टमर्स अकॉर्डिंगली. तो वो हिसाब से कस्टमर को वो डायरेक्ट करेंगे कि इधर से आपको जाना है. CSA शुड बी अवेयर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ इमरजेंसी. अगर किसको इमरजेंसी आती है, आग लगती है, तो उसको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट किधर है. वेयर कैन आई पे, मैं पैसा किधर पे करूँ? प्लीज़ इन्फॉर्म CSA अबाउट ऑल कैश काउंटर्स. जिधर जिधर कैश काउंटर्स है उसके बारे में आप CSA को बता दो. CSA शुड बी एबल टू गाइड कस्टमर्स टू द नियरेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कैश काउंटर. तो CSA को उसको बताने को आना चाहिए कि कौन सा कैश काउंटर नज़दीक है और जो उसको अप्रोप्रिएट है पैसा पे करने के लिए.
फिर वेर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट किधर है, प्लीज़ इन्फॉर्म CSA अबाउट लोकेशन ऑफ टॉयलेट, किधर टॉयलेट का लोकेशन है उसके बारे में CSA को बता दो, सो दैट दे कैन डायरेक्ट द कस्टमर अकॉर्डिंगली, तो वो हिसाब से वो कस्टमर को डायरेक्ट कर सकते हैं। वेर इज़ द फूड कोर्ट कैफेटेरिया, खाने का फूड कोर्ट होटल या कैफेटेरिया किधर है। इफ़ देर इज़ अ फूड कोर्ट कैफेटेरिया फॉर कस्टमर्स, अगर अपने स्टोर्स में फूड कोर्ट या कैफेटेरिया है, CSA शुड बी इन्फॉर्म द ऑफ लोकेशन, उसको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट ही और शी कैन डायरेक्ट द कस्टमर अकॉर्डिंगली, तो वो हिसाब से कस्टमर को बताएगा किधर कैफेटेरिया है। इफ़ देर इज़ नो फूड कोर्ट कैफेटेरिया फॉर कस्टमर्स, CSA should politely inform the customer, we are sorry, we don't have food court or criteria in the stores। अगर फूड कोर्ट या ये कैफेटेरिया नहीं रहेगा तो CSA को उनको पोलाइटली बताना है कि सॉरी, हमारे पास फूड कोर्ट या कैफेटेरिया नहीं है। बाद में वेयर कैन आई गेट ट्रॉली बास्केट, मुझे ट्रॉली या बास्केट किधर से मिलेगी, तो CSA शुड बी अवेयर ऑफ द पोजीशन ऑफ ट्रॉली और बास्केट इन द स्टोर्स, तो ट्रॉली और बास्केट किधर रखा है ये CSA को पता होना चाहिए। CSA शुड प्रोवाइड वन टू द कस्टमर इफ पॉसिबल, तो CSA को अगर जमा तो उसको एक ट्रॉली या एक बास्केट उसको देनी है। बाद में वेयर इज़ द कस्टमर सर्विस डेस्क, कस्टमर सर्विस डेस्क किधर है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म CSA अबाउट द लोकेशन ऑफ कस्टमर सर्विस डेस्क, तो कस्टमर सर्विस डेस्क किधर है उसके बारे में CSA को आप बता दो। बाद में वेयर इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स किधर है, तो फर्स्ट एड किट इज़ अवेलेबल विद द कस्टमर डेस्क बॉक्स इन स्मार्ट जो स्टोर्स है उधर कस्टमर सर्विस डेस्क के पास ये होता है, और फ्रेश में ये मैनेजर के रूम में होता है। CSA शुड बी एबल टू डायरेक्ट द कस्टमर अकॉर्डिंगली, तो CSA को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर को देने को आना चाहिए। फिर व्हाट आर द स्टोर्स ट्रेडिंग आवर्स, तो स्टोर्स का टाइम क्या है, CSA शुड से वी आर ओपन एवरी डे फ्रॉम 7 AM to 10 PM, कि अपना स्टोर्स का टाइम 7 से लेके 10 बजे तक है। CSA शुड मेंशन एक्चुअल ओपनिंग टाइम इफ़ इट इज़ नॉट 7 AM, तो अगर स्टोर्स ओपन होने का टाइम 7 बजे का नहीं है तो जो भी है, समझो 10 बजे खुलता है, 11 बजे खुलता है, जो भी एग्जैक्ट टाइम है वो CSA को उनको बताने को आना चाहिए। वेयर कैन आई गेट ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी मुझे किधर मिलेगा, प्लीज़ इन्फॉर्म CSA अबाउट द लोकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द CSA शुड बी एबल टू डायरेक्ट द कस्टमर ऑफ टू ड्रिंकिंग वाटर, तो उसको ड्रिंकिंग वाटर का लोकेशन आपको उसको बताना है ताकि वो कस्टमर्स लोगों को डायरेक्ट करे पानी पीने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अपना ये हो गया, और फिर ये कल प्रॉपर आप पढ़ के आओ, आज के दिन जैसे नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए और आप सबको सिलेक्ट होना है, और नॉलेज में प्रॉपर दे रहा हूँ, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना, चैट बॉक्स में आंसर दो, सबको प्रॉपर कौन से भी चीज़ में डाउट नहीं है ना, आंसर दो, आवाज़ आ रहा है ना, सब समझ में आ गया प्रॉपर, तो कल का टेस्ट आपको प्रॉपर देना है। ओके, तो कल सेम टाइम रहेगा 7 to 9 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन ख़त्म हो गया, एक बार फोटो निकालते हैं, ख़त्म करते हैं।